भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यह एक ऐसी योग भूमि है जहाँ पर समय समय पर बुद्ध, महावीर, नानक, कुबेर जैसे विभिन्न महापुरुषों ने जन्म लिया और मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग प्रस्तुत किया और समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने का प्रयास किया। वहीं यहाँ पर भिन्न भिन्न साम्राज्यों ने शासन किया। कुछ राजा क्रूर और निर्मम थे तो कुछ प्रजापालक थे। समय समय पर विभिन्न आक्रांता भारत में प्रवेश करते रहे। कुछ आकर यहीं बस गए तो कुछ यहाँ की संपदा, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूटकर चले गए। पर हमारी विडंबना ये थी कि हमारे यहाँ के राजाओं में कभी एकता नहीं थी। ये एक दूसरे को देखकर जलते थे, एक दूसरे के राज्य को हड़पना चाहते थे, इसीलिए ये आपस में युद्ध करते रहते थे। भारतीय इतिहास के जितने भी निर्णायक युद्ध रहे हैं, वो चाहे कुरुक्षेत्र हो, तराइन हो या फिर पानीपत का युद्ध हो, ये सभी दिल्ली के निकट ही लड़े गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी युद्ध दिल्ली के पास ही क्यों लड़े गए? ज्यादातर शासकों ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी क्यों बनाया? ज्यादातर लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। युद्ध लड़ने की भी एक कीमत होती है और जो भी आक्रांता भारत आएगा, युद्ध करेगा, वो चाहेगा कि रिसोर्स को कैप्चर करे, क्योंकि शासन को चलाने के लिए इकोनॉमी चाहिए होती है। उत्तर भारत का मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन 3 नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, जो कि एग्रीकल्चर का बेस है। हमेशा से यह मैदान विदेशी आक्रांताओं की लालच और आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर लगने वाला लगान ही उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। दिल्ली के पास के इलाकों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी और इसके अलावा नदियों के पानी का इस्तेमाल पीने के साथ साथ खेतों की सिंचाई करने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा उस समय नदियां परिवहन और संचार का माध्यम भी थी, क्योंकि उस समय सड़कें बनाना आसान नहीं था, जिसकी वजह से परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियां ही थी। उस समय नाव से ही व्यक्तियों और वस्तुओं को लाया ले जाया जाता था। नदियों के किनारे मानव के रहने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां मौजूद रहती हैं। जंगल और दूसरी इम्पोर्टेंट चीजें जो बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, वो सभी यहाँ मिल जाती हैं। वैसे तो हमारे देश की बाउंड्री गांधार रीजन तक फैली थी। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, रावलपिंडी में ही क्या दुश्मनों को नहीं रोक सकते थे? तो पानीपत में ही क्यों सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई? इसका कारण ये है कि हमारे देश के राजा बैठकर दुश्मनों का इंतजार करते थे कि वो आए, पानीपत तक पहुंच जाए, तब हम युद्ध पर जाएंगे। हम लड़ेंगे तो अपने घर के पास ही लड़ेंगे, हम ट्रेवल करके इतनी दूर क्यों जाएं? इसीलिए जब वो आता था, प्रजा को लूटता था, हत्याएं करता था, तब इनकी आंखें खुलती थी, तब ये युद्ध पर जाते थे। आक्रांताओं ने राजा पर हमला करने की बजाय गांवों को उजाड़ना शुरू किया, गांवों की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना शुरू किया और युद्ध में वो महिलाओं और बच्चों को भी मारने लगे, जिससे भय का माहौल पैदा हो। वो बहुत बर्बरता से मारते थे, तो उसके पहुंचने से पहले उसका डर पहुंचता था, उसकी कहानियां पहुंचती थी जो राजा को डरा देती थी कि वो बहुत बर्बर है, उसने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। इस तरह की कहानियां जब राजा तक पहुंचती थी तो राजा या तो बहुत गंभीरता से नहीं लड़ता था या उसकी सेना में फूट पड़ जाती थी, लोग जान बचाकर भाग जाते थे या फिर राजा आत्मसमर्पण कर देता था। अब आप ही विचार करें कि जिस देश में इतनी अकूत संपदा थी कि हमारे यहाँ के मंदिर सोने से बने हुए थे, कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया था। सोना ले जाने के लिए लुटेरों के पास बैलगाड़ियां कम पड़ गई थी। भारत इतना अमीर देश था जिसके पास अकेले पूरी दुनिया की 40% GDP थी, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या वो अपनी बाउंड्री की सुरक्षा नहीं कर सकता था? लेकिन हमारी विडंबना ये थी कि हमारे यहाँ के राजा इतने अयोग्य थे कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। मध्यकाल आते आते ये बहुत ही गंदी चीज आ गई थी।